एग्जाम्पल 1.1 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसमें बोलना चाह रहा है आपको कि कैसे आप एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं बिना उसको टच किए हुए। मतलब आपके पास एक मेटल स्फीयर है समझिए, और ये कोई भी चार्ज नहीं है इस पर, और आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है। तो आप कैसे करेंगे वो आपको पूछा गया। लंबा चौड़ा सॉल्यूशन लिखा हुआ है लेकिन काफ़ी सिंपल है। बस आपको दो चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए, इंडक्शन मेथड जिससे हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी बॉडी को, और अर्थिंग का कंसेप्ट। ये दो कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी इंडक्शन मेथड में क्या होता था, बिना टच किए हुए, इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए हुए किसी भी दूसरे बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को ले जाना। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी के पास हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज लेते। निगेटिव चार्ज क्यों, आप देख लेंगे थोड़ी देर में, आप इंडक्शन पढ़ेंगे तो क्लियर ही आपको। तो एक निगेटिवली चार्ज बॉडी ले जाइए, आप एक स्फीयर ले सकते हैं, या एनसीईआरटी बोला है कि एक रॉड ले लीजिए। तो रॉड या कोई भी चीज़, आप मान लीजिए एक रॉड हम ले गए जो निगेटिवली चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। इसके पास इसमें टच नहीं कराना है। जहाँ आप ये निगेटिवली चार्ज रॉड को इधर ले गए तो निगेटिव, तो इससे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे दूर भागेंगे, यानी निगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा, जिसके कारण इधर निगेटिव चार्ज से कमी हो जाएगा, तो आपको प्लस चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसके बाद आपको क्या करना है, अभी इसको हटा नहीं दीजिए। अगर आप इसको हटा देंगे इस निगेटिवली चार्ज रॉड को, तो क्या होगा, तो वापस ये सब एक साथ मिक्सड हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सरफेस पे भी आ गए हैं, ये सब वापस फिर अपने अरेंज हो जाएंगे। अब कभी हटाना नहीं है, अब ये बॉडी न्यूट्रल है। अब आपको क्या कर देना है, इससे एक अर्थिंग कनेक्ट करना। अर्थिंग में क्या होता है, हम किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अर्थ में जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इसके अंदर, या यहाँ से निगेटिव चार्ज भी अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जहाँ हम इसमें करेंगे तो सारे निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आके इधर ट्रांसफ़र हो गए। अब हम लोग इस रॉड को हटा सकते हैं। जहाँ रॉड को हटाएंगे या नहीं भी हटाएगा तो आपका ये जो बॉडी है इसमें इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये बॉडी फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा रॉड हटाने के बाद, या ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2-3 लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। तो देखिए आप इस तरह सॉल्यूशन लिख देंगे। बाय मेथड ऑफ इंडक्शन वी विल ब्रिंग अ निगेटिवली चार्ज बॉडी या निगेटिवली चार्ज रॉड। मैंने निगेटिवली चार्ज रॉड लाया क्लोज टू द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी था शुरू में। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे ड्यू टू रिपल्सन। अब रिपल्सन होगा तो इससे क्या होगा, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है तो ये इधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। ऑन द फार्दर एंड मतलब दूर वाले एंड पे, और नियरर एंड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। देख रहे हैं आप इधर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। नाउ वी कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड। अब इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे किसी वायर के थ्रू। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो इस तरह है वो चला जाएगा ग्राउंड के अंदर, और बॉडी अब कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.2 अगर देखें एनसीईआरटी का, तो इसमें आपको बोला गया है कि मान लीजिए एक बॉडी ए है, उस बॉडी ए से बी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स यानी लगभग 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा है हर सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज जो कि काफी बड़ा यूनिट होता है उसको ट्रांसफर होने में कितना देर लगेगा। ये क्वेश्चन आपसे बस 2 कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट रखता है। पहला, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा, यूनिटरी मेथड बेसिक मैथमेटिक्स का आपको कंसेप्ट चाहिए, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए हम लोग सिंपल सेंटेंस लिख देंगे। मान लीजिए 1 बिलियन है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा बॉडी से 1 सेकंड में। इसको हम अभी कूलम में बदल लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। 2 पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का पूछ रहा है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कीजिए। इतना कूलम चार्ज मूव करेगा 1 सेकंड में, इसका मतलब। तो हमको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम को। तो यहाँ आप 1 कूलम करना चाहते हैं तो इस पूरे से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ 10 है बेस, यहाँ भी 10 बेस, पावर एक बार 9 है एक बार -19। तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। मैंने -19 + 9 कर दिया। अब इससे क्या हो गया, ये डेटा -19 + 9 हो गया, आपको कितना हो गया आपके पास, -10। तो 1/1.6 × 10⁻⁻10, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग डेटा आ जाता है 6.25 × 10⁹ सेकेंड। ये इतना सेकेंड में आ गया, जो कि काफी बड़ा सेकेंड है, ठीक है।
6.25 बिलियन सेकेंड हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं और फील लेने के लिए कि आखिर कितना टाइम लगा, ये सेकंड में उतना नहीं होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको ईयर में समझने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा सेकंड हो गया। तो एक ईयर में आप जानते होंगे 365 डेज होता है, उनको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 365 डेज को हम पहले ले आए डेज में, आवर में तो 24 से मल्टीप्लाई किए, फिर मिनट में 60 से मल्टीप्लाई किए, एक मिनट में 60 में, एक आवर दिन में, फिर उसको जो मिनट आया है उसको सेकंड में। तो 365 डेज में कितने सेकंड हुए उसको लाए यहाँ पे, 365 डेज हुआ, उसको हम लोग क्या किए, आवर में लाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, क्योंकि वन डे में 24 आवर होते हैं। फिर हर एक आवर में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई किए, फिर हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से ये आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 198 ईयर्स आता है, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। यानी आप देख रहे हैं ये 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ट्रांसफर हो रहा है हर सेकंड में, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स, कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में लगभग 200 साल लग जाएगा, जो हमको बताता है कितना बड़ा यूनिट है कूलम चार्ज का। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट मिली कूलम, माइक्रो कूलम चार्ज के यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1.4 अगर आप देखें एनसीईआरटी का, तो इसमें बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके पास अगर 250 ग्राम वाटर है, 250 ग्राम का एक कंटेनर है, ऑल्दो यहाँ पे कंटेनर का कैपेसिटी स्पेसिफाई नहीं किया है ग्लास का, तो मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 250 ग्राम का एक वाटर कैपेसिटी वाला ग्लास है, इसमें 250 ग्राम क्या है, वाटर है। तो उसके अंदर कितने चार्जेस होंगे, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे, इसको कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। इसमें 2 कंसेप्ट चाहिए बेसिक, पहला तो मोल कंसेप्ट चाहिए आपको, ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। मोल कंसेप्ट से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल जिसको हम एन से डिनोट करते हैं किसी भी चीज का, उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपको जो भी गिवन मास हो वो बाय मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे। जब हम बोलते हैं गिवन मास, इसका कहने का मतलब जैसे यहाँ पे दिया है 250 ग्राम, तो ये आपका गिवन मास हो गया। और जब बोलते हैं हम मोलर मास, तो इसका मतलब है कि ये H2O है जैसे, तो H2O के अंदर जितने एटम्स हैं उनके मास का समेशन, एक हाइड्रोजन का एक मास होता है ग्राम में, तो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 × 2 2 ग्राम हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया आपका टोटल 18 ग्राम। तो आप 18 ग्राम से डिवाइड कर दें। एक बार हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कितने पार्टिकल्स है इसमें या कितने मॉलिक्यूल्स है, आप जो बोलिए इसको आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 13.88, ये डेटा आपके पास आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल से हमारा क्या हुआ कि 13 मोल या 13.88 मोल हमारे पास है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज 1 मोल होता है, इसका मतलब होता है उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, यहाँ पे बोले तो H2O मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गया। अब हमारे पास 1 मोल में इतना है, तो 13 मोल्स में कितने होंगे, तो इन 13 मोल्स जो आपके नंबर ऑफ H2O होने वाले हैं, नंबर ऑफ H2O होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, तो 13.88 × 6.022 × 10⁻23, जो आपके पास डेटा आ जाएगा 83.58 × 10⁻23। अब क्या हो गया, अब आपको सिंपल सा एक काम करना है कि ये तो आया कितने मोल है H2O के, क्वेश्चन क्या पूछा था कितने चार्ज है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही तो चार्ज आता है। देखिए H2O है, तो ये H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम की बात करें जो कि न्यूट्रल है। तो यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो हर एक का नंबर 1 होता है, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, और 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ईच H2O के मॉलिक्यूल, हर एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 10 होंगे। तो हमारे पास इतने मोल है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इतने नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 83.58 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 83.58 10 से जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 23 है, ये हो जाएगा 10⁻24। तो इतने आगे इतने सारे क्या होने वाले आपके इलेक्ट्रॉन्स होने वाले। हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास चार्ज आ जाएगा। सो चार्ज ऑन इस डेटा पे, चार्ज ऑन 83.58 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके चार्ज से, 83.58 × 10⁻24 × 1.6 × 10⁻⁻19,
इन सब मल्टीप्लिकेशन को आप परफॉर्म कीजिए इसको इसके साथ 10 का पावर वाला और इसको इससे आप पूरा कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1.34 इंटू 10⁻7। इसका मतलब है इतना कूलम्ब चार्ज होने वाला है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आप एक्सरसाइज का 1.4 अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट चाहिए कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। और एक और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए क्वांटाइजेशन के साथ साथ मैक्रोस्कोपिक लेवल को भी हमको समझना होगा। पहला चीज जब हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं तो इसको आप सिंपल मैथमेटिकल एक डेफिनेशन या स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, Q इक्वल टू एनी, जहाँ पे Q का मतलब है चार्ज किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे, चार्ज ऑन एनी बॉडी। और N का मतलब है कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ये हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पे E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी इंटीजर के फॉर्म में होगा 1 2 3 इसके फॉर्म में होगा। किसके मल्टीपल में, किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में। जैसे हम लोग बात करें कि एक मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर में कितना चार्ज हो सकता है, तो इसके ऊपर में या तो प्लस में या माइनस में। ठीक है, 1E 2E 3E इस तरह से चार्ज हो सकता है। 2.5E या 3.5E इस तरह का नहीं हो सकता है, यानी फ्रिक्शनल चार्ज नहीं होता है। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इस चीज़ का कंसेप्ट यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग इसी तरह से इसके स्टेटमेंट को भी लिख देंगे कि चार्ज किसी बॉडी पे क्वांटाइज है। इसका मतलब है कि चार्ज उस बॉडी पे, चार्ज ऑन द बॉडी या सिस्टम is integral multiple of charge on electron, यानी E multiple of charge on electron। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको देखते हुए कि चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होता है, ये भी इसी का मतलब है, चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो होता कैसे है, तो लिख सकते हैं इन डिस्क्रीट अमाउंट। ठीक है, डिस्क्रीट अमाउंट में कभी भी आपको चार्ज मिलने वाला है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। ओके, देन सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चार्ज, जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब हम दो लेवल पे स्टडी करते हैं। कभी भी एक बार हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, कोई मैटर है, मैटर एटम से बना हुआ है, तो हम उस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जब हम लोग डेली लाइफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जैसे कि ये टेबल है, ये पेपर है, तो इस पेपर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीस ऑफ मैटर है, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। बहुत सारे एटम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और उससे होने वाले चार्ज। तो बोला जा रहा है कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्यों। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जब हम लोग बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की, तो उस कंडीशन में बहुत बड़ा स्केल हो गया वो, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एक बहुत ही छोटा चीज़ है वो बहुत सारा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इग्नोर कर देते हैं। जो कि आप कंसेप्ट वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसको डेली लाइफ सिनेरियो से हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गन है और गन कुछ इस तरह का है कि उससे कंटिन्यूस फायरिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गन से जो बुलेट निकल रहा है वो आपको लगेगा कि कंटिन्यू एक लाइन जैसे निकल रहा है, पर निकल रहा है बुलेट एक के बाद दूसरा, लेकिन आपको लगेगा कि एक लाइन से बंदूक से बुलेट निकल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जब भी लाइट आता है, ठीक, कोई बल्ब से लाइट आ रहा है, इस कॉपी पे ही जैसे लाइट आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये पार्टिकल के रूप में आ रहे हैं, पर इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, कि हमको दिखता है कि ये कंटिन्यूस लाइट आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो भी एज ए डिस्क्रीट अमाउंट अवेलेबल है, लाइट भी। ठीक, तो यहाँ चार्ज की बात किया जा रहा है, तो हम इस तरह से लिख देंगे कि वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी लार्ज स्केल पे के चीज़ों के साथ डील करते हुए, बिकॉज क्योंकि चार्ज जो है वो काफ़ी छोटा है, इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और कोई भी एक मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट एंड एनी मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट ऑफ चार्ज कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये बुलेट वाला बात या लाइट वाला बात, तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, ऑल्दो होता है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग नहीं बात करते हैं। ठीक है, छोटे से एलिमेंट में, जैसे छोटा सा पेपर ही बात किया जाए, इसमें ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस कंडीशन में 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को देखना
पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग उस कंडीशन में इसको इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन को, इसमें लाखों इलेक्ट्रॉन। एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास रॉड है और उस पर आप एक सिल्क के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से क्या कर रहे हैं, रब कर देते हैं, फ्रिक्शन कर देते हैं। आप जानते होंगे बेसिक कंसेप्ट से कि हम चार्ज करने के लिए रबिंग या फ्रिक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो रब करने से जो एनर्जी होता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है एक सिस्टम से, ठीक है, और वो दूसरे पे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको बोला है कि इस कंडीशन में एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। सही बात है, चार्जेस का ट्रांसफर हो जा रहा है, चार्ज अपीयर होता है दोनों पे, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे और भी बॉडीज पे होता है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो बोलता है कि जितना चार्ज शुरू में था उतना ही बाद में भी होगा, ठीक है, किसी सिस्टम पे, यहाँ सिस्टम कहने का मतलब ये दोनों एक साथ है, तो क्या ये सही है या गलत है यहाँ पे? तो आंसर बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट होगा। यहाँ कांस्टेंट ही रहा, ट्रांसफर हुआ है बस, इससे इसमें ट्रांसफर हुआ है, फिर भी इस सिस्टम में ही रहा ना टोटल चार्ज। सिस्टम मतलब फिर से बता दो, ये दोनों का भी बोल जा रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा नहीं बोलता है कि चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, चार्ज बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है, बस क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। किसी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या हुआ है, बस ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो हम सिंपली इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि यस, आपको पूछा है क्या ये कंसिस्टेंट है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से यहाँ काम हुआ है। तो यस, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से काम हुआ है। हुआ क्या है, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज है बीन टेक्स प्लेस। सिर्फ ट्रांसफर का मतलब चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, ठीक है, चार्जेस टेक्स प्लेस, ठीक। यहाँ आप नहीं जानते तो बाय कन्वेंशन ये बोला जाता है कि रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव, यानी इसने अपने चार्ज को लॉस किया है और इस क्लॉथ में दे दिया, यानी रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे चला गया। तो हम लिख देंगे ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम रॉड टू सिल्क क्लॉथ, रॉड टू सिल्क क्लॉथ, ये ट्रांसफर हुआ है। और कंजर्वेशन ये बोलता है कि जरूर ट्रांसफर जरूर हो सकता है, बस जितना इसमें था उतना ही इसमें टोटल सिस्टम का चार्ज डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आपको। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन देखिए अगर 1.11, तो उसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉलीथीन का एक पीस है और उसको आप रब किए हैं वूल से, ठीक है, वूल से रब किए। तो ये पॉलीथीन का आपके पास एक पीस है और इस पर आप वूल से क्या किए, रब किए, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। अब आंसर है किससे किस में ट्रांसफर होता है, तो आप समझ सकते हैं ये जो वूल है वहां से पॉलीथीन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप करके भी देख सकते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉलीथीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और वूल पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उससे ट्रांसफर हुआ है। तो आपको पहला काम करना है कितने ट्रांसफर हुए। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए क्वांटाइजेशन का, ठीक है, कितने ट्रांसफर हुआ। दूसरा पूछा है किससे किस में ट्रांसफर हुआ, वो तो बता दिया, किससे किस में हुआ, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन में हुआ है। यानी पॉलीथीन पे कैसा चार्ज दिखेगा आपको, पॉलीथीन पे ये वाला पॉलीथीन जो है इस पे आपको दिखने वाला है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पर ट्रांसफर हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज। अब बाकी वूल से चूंकि ट्रांसफर हुआ है इस पे नेगेटिव कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ओके। तो पूछा है कितना होगा, तो इसके लिए आप सिंपली लगाएंगे फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन से। क्वांटाइजेशन क्या कहता है मैंने पिछले वीडियो में ये बताया है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के ऊपर में चार्ज होगा वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो कि स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर में उसके ही मल्टीपल में होगा। 1e 2e 3e या n इंटीजर है, माइनस में भी हो सकता है, -1e -2e -3 इसी तरह से होगा। अब देखिए हमको पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब आपको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कितना होगा। अगर जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है क्योंकि अभी आपको दिया है कितना दिया, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। तो हम लोग क्या कर दिए, चार्ज का वैल्यू रख दिए। यहाँ से n नहीं पता तो n को ऐसे ही रख दीजिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आई होप कि आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, ये नंबर जो है नंबर को नंबर की तरफ लाइए, यानी 3 × 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ n का वैल्यू निकालने जाए तो ये हो गया 3, यहाँ से आप पॉइंट उड़ा के यहाँ 0 दे सकते हैं, तो 30/60 × 10 का पावर ऊपर में -7 था और यहाँ -19 है, ऊपर में जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसको आप ऑपरेट कर ले, इसको ऑपरेट करने पे n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 17.0, ओके सॉरी, ये आपका आंसर आ जाएगा, नहीं 6 1 16 सॉरी, ये आ जाएगा आपका कितना 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर आ जाएगा किस चीज का,
कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या इन इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी ट्रांसफर हुआ है। आंसर है मास भी ट्रांसफर हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है पर मास तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ साथ मास भी ट्रांसफर होगा, कितना। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इस डेटा को आप याद रख सकते हैं, ये डेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो हम कितने ट्रांसफर हुआ है वो से इसमें आंसर इतना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो पहला तो हम लिख देंगे यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास, मास का ट्रांसफर हुआ है। यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। कितना हुआ है उसको निकालने के लिए हम क्या कर दे, इसको इस वाले डेटा को हम मल्टीप्लाई कर दे इस मास से। ठीक है, कितना, वो हो जाएगा 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 10⁻³ kg। अब ये आपको आंसर दे देगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो यह आ जाएगा 16.0625 इंटू 10⁻19 kg, जो कि काफी छोटा है पर हुआ है। ठीक है, वो पूछा था क्या हुआ है, 1.31 अगर आप देखिए 31st क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स का। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें आपको थोड़ा सा क्वार्क के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, बेसिक सा आइडिया चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, जो आई होप आप जानते हैं किसी भी सिस्टम में जितना पहले चार्ज रहता है उतना ही बाद में। ये आइडिया आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिर लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं एक बार आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। ध्यान दिया हुआ, इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर आर देमसेल्फ बिल्ड ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। क्या करने का मतलब है, हम लोग इस तरह का फिगर अभी तक समझे हुए हैं, जूनियर क्लास से समझते आ रहे हैं कि ये रहा आपका, मान लीजिए एक एटम, और ये बहुत बेसिक है फिर भी, ये रहा इसका न्यूक्लियस, जहाँ पे क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ इसमें रिवॉल्व कर रहा होता है। ये बहुत ही बेसिक फोटो है, आई होप इतना तो पढ़ेंगे। तो इसमें ये रिवॉल्व करते रहता है। अब थ्योरेटिकली और जो एक्सपेरिमेंट ये नहीं पता है हम लोग को, हम लोग यही जानते हैं कि हमारे पास मैटर होता है, कोई भी पीस ऑफ मैटर, जैसे ये पेपर ही, ये पेपर खुद क्या बना होगा, एटम से बना होगा, और एटम कुछ इस तरह का दिखता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक, तो मैटर बना किससे, एटम से, एटम फर्दर किससे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है, रिसेंट थ्योरेटिकल डिस्कवरी ये बताया हुआ है कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी फर्दर कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, आप समझे, हमारा मैटर किससे बना है, एटम से, एटम खुद किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। उसी में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में रहता है, वो उनको भी माना जा रहा है कि वो और एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए। ठीक है, उनको बोला जा रहा है यहाँ पे क्वार्क्स। और जो क्वार्क्स का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है, पर अभी मैं आपको सबसे सिंपल रूप में समझा रहा हूँ क्वार्क्स का मतलब। तो फिर आगे लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन में, ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, मतलब प्रोटॉन्स जो होगा, ठीक है, एक का बात करता हूँ, ए प्रोटॉन हैज 3 क्वार्क्स, एक प्रोटॉन के पास 3 क्वार्क होता है, और एक न्यूट्रॉन के पास भी कितना होता है, 3 क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन हैज आल्सो 3 क्वार्क्स। ठीक है, ओके, 3 क्वार्क। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क, the so-called up quarks denoted by U of charge +2/3 E and down quark denoted by D of charge -1/3 E। अब बोल रहा है ये जो क्वार्क होता है ये फर्दर 2 तरह के हो गए। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्वार्क हो गए। ये 3 जो दिया हुआ ये इसका नंबर दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन मान लीजिए 3 क्वार्क से बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि लिथियम हमारे पास क्या है, एक एटम है और एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क है, इस तरह समझिए। अब क्वार्क के बारे में दिया हुआ है 2 है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आइडिया भी थोड़ा दे देता हूँ क्वार्क का। बोले 2 टाइप के क्वार्क आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको अप क्वार्क, नाम है इसका अप क्वार्क। ठीक, यू से इसको डिनोट करेंगे, और इसका जो चार्ज होगा इसके ऊपर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज रहता है उसको ई से दिखाते हैं, वैसे इसके ऊपर में जो चार्ज होगा अप क्वार्क के ऊपर में वो पॉजिटिव चार्ज होगा और वो +2/3 ई होगा। अब फ्रैक्शनल है, आपको उसका टेंशन ना ले। ठीक है, ये बस अभी थ्योरेटिकल है। उसी तरह से दूसरा जो क्वार्क है वो है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क जिसको हम लिखेंगे डी से, और इसके ऊपर में जो चार्ज होता है हर एक डाउन क्वार्क के ऊपर में चार्ज रहता है वो -1/3 ई रहता है। ठीक, और ये दोनों इसी तरह से बने हुए हैं। ओके, अब पूछा जा रहा है कि क्वार्क of other type also has been found in rise to different unusual varieties of metal, मतलब रिसेंट डिस्कवरी के बारे में बताया हुआ कि और भी तरह के क्वार्क होते हैं। सजेस्ट a possible quark composition of proton neutron।
आपको तत्काल पूछा गया है, ठीक है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपोजिशन क्या होगा, मतलब क्या तीनों इसमें अप क्वार्क होंगे या तीनों और डाउन होंगे या दो अप एक डाउन, इस तरह से आपको पूछा जा रहा है। सिंपल समझे आप। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं कि पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अब माना जा रहा है कि और एलिमेंट्री और छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको बोलते हैं क्वार्क। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क होता है, न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क होता है। तो अब ये क्वार्क या तो अप हो सकते हैं जिसके ऊपर में +2/3 होता है चार्ज, और या तो डाउन हो सकते हैं जिसके ऊपर में -1/3 होता है। तो कितने क्वार्क मिलके अप या डाउन, ठीक है, 3 में कितने अप कितने डाउन होंगे ये आपको निकालना। अब देखिए एक प्रोटॉन के ऊपर में कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, आई होप आप जानते हैं 1 प्रोटॉन के ऊपर में ई रहता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में ई लिखते थे, हाँ वो माइनस में ई रहता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में -1.6 और प्रोटॉन पे प्लस में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए एक प्रोटॉन के पास 3 क्वार्क है, उन 3 में कुछ अप होंगे कुछ डाउन होंगे। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ, हमको पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट नंबर ऑफ अप जो क्वार्क होगा इन प्रोटॉन के अंदर, एक प्रोटॉन के अंदर जो नंबर ऑफ अप क्वार्क होगा वो मान लेते हैं हम क्या है, n है मान लीजिए। तो एक अप क्वार्क के ऊपर में कितना चार्ज होता है, +2/3। तो यहाँ पे आपके पास कितना है, n अप क्वार्क है, ठीक है। नंबर ऑफ अप क्वार्क आप कितना माने हैं, n। तो चार्ज ऑन n अप क्वार्क, एक के ऊपर में +2/3, n के ऊपर में n × 2/3, ये हो गया इसके ऊपर में चार्ज, यानी 2n/3। उसी तरह से अगर n हो गया आपका अप क्वार्क का संख्या प्रोटॉन के अंदर, टोटल कितने क्वार्क थे, ऊपर में लिखा हुआ है कितने क्वार्क थे, 3 क्वार्क थे। टोटल प्रोटॉन के अंदर कितने क्वार्क होते हैं, 3। तो अगर n हो गया, समझ लीजिए मान लीजिए 2 हो गया, तो एक तीसरा बचेगा, यानी नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो गया, 1। तो नंबर ऑफ अप क्वार्क अगर n है तो डाउन क्वार्क कितने मिलेंगे, तो आंसर है टोटल था 3 में से n घटा दीजिए, वही हो जाएगा डाउन क्वार्क की संख्या। तो चार्ज कितना हो जाएगा, एक डाउन क्वार्क पे चार्ज था -1/3e, तो चार्ज ऑन 3 - n डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा, तो आंसर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक पे कितना था -1/3, तो 2 पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/n है तो 3/3 - n से गुना कर दीजिए, 3 - n × -1/3। अब देखिए मैं बोला था कंजर्वेशन का यूज होगा, कंजर्वेशन का ही यूज है। एक प्रोटॉन भले ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है लेकिन पहले जितना चार्ज था दैट इज +e, अभी भी उतना ही चार्ज होगा, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन लॉ हम ये बोल सकते हैं कि पहले जितना चार्ज था प्रोटॉन के ऊपर में जो कि था +e, अभी भी उतना ही होगा इन सबको जोड़ने के बाद। इन सबको जोड़ने का मतलब अब क्वार्क जितने हैं उनको, यानी 2n/3e, और साथ में इनको जोड़ने पे यानी प्लस में इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 - n × -1/3e, इनको जोड़ने पे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली, ये कितना हो जाएगा 2ne/3, इसको आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं इधर ही ले आता हूँ माइनस को, 3 × -1 जो कि हो जाएगा -3, अब बाई 3 और e, इसी तरह से अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस n × 1 × e, तो ne/3। यहाँ से आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये सब e के बराबर है, इम्प्लाइज e = ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 2ne/3, 2ne/3। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है ne/3 और साथ में -e है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एलसीएम ले सकते हैं, ठीक। तो एलसीएम अगर ले ले तो ये कुछ इस तरह का देगा, e = 3 ले लिया एलसीएम, अब ये हो गया 2ne + ne, और ये हो गया 1 3 जा 3e, ठीक, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3e = 2ne और 1 ne, 3ne - 3e। अब क्या कर सकते हैं, इस 3 इधर ले आई तो हो जाएगा 6e = 3ne, ठीक है। तो e से e कैंसिल, तो n = कितना हो गया 6/3 यानी 2। भले वो सॉल्यूशन में टाइम लगाओ लेकिन समझ गए कंसेप्ट, हमको बस सिंपल सॉल्यूशन करना था, सॉल्व करना था। यानी n का संख्या आ गया 2। ये n हम किसको माने थे, नंबर ऑफ अप क्वार्क, नंबर ऑफ अप क्वार्क को माने थे कितना 2, यानी नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना आ गया, तो 3 - n 2 हो गया, 3 से बना रहता है, 2 अगर अप क्वार्क है एक डाउन क्वार्क होगा, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो गया, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क हो गया 3 - n यानी 3 - 2 यानी 1। तो इस तरह से एक प्रोटॉन जो होगा वो समझ के 3 से बने थे, उसमें 3 में कौन होगा, ठीक है। तो 2 अप क्वार्क होगा, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क,
ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं आपको प्रोटॉन के जगह कुछ इस तरह का चीज देखने को मिलेगा कि प्रोटॉन को इस तरह से लिखा होगा। अप क्वार्क को हम इस तरह से अपर एरो से दिखाते हैं और डाउन क्वार्क को इस तरह से, ठीक है। या इससे भी फेमस है आपको यू, यू और डी, आप इसी को कंसिडर करें, इसको कंसिडर ना करें, इसको आप नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ना कंफ्यूज कर ले, आप इस तरह से कर दें यू, यू, डी, जिसका मतलब 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। उसी तरह से हम न्यूट्रॉन का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका हम अपनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन में कैसे करेंगे, वैसे ही न्यूट्रॉन के ऊपर में हम जानते हैं टोटल चार्ज कितना होता है, 0। शुरू में जितना चार्ज था बाद में इतना ही चार्ज रहेगा, तो टोटल चार्ज हो गया 0। और फिर उसी तरह से मान ले कि हमारे पास नंबर ऑफ अप क्वार्क जो हो गया, नंबर ऑफ अप क्वार्क इन न्यूट्रॉन हमको पता ही नहीं अभी कितना होगा, तो मान लेते हैं अभी फिर से उसी तरह से n, ठीक है। तो नंबर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन n अप क्वार्क वो कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, जितना चार्ज है, यानी 2/3 e से, तो ये कितना हो जाएगा 2ne/3, ठीक। सिमिलरली अगर n अप क्वार्क है तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना हो गया, तो आंसर है नंबर ऑफ डाउन क्वार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल था 3, उसमें से n चला गया, 3 - n, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ऑन डाउन क्वार्क, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज ऑन डाउन क्वार्क इक्वल टू 3 - n इंटू -1/3e। अब इन सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। बाय कंजर्वेशन तो हम लिखा देंगे फिर से, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं टोटल चार्ज शुरू में जितना था जो कि 0 था, बाद में जितना होगा, यानी सबको जोड़ सके, ठीक है, जोड़ के, यानी 2ne/3 इसको जोड़ दिए, प्लस 3 - n -1/3e। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे बारी बारी से, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे n जो है, सॉल्व कर लीजिएगा सिंपली इसी तरह से, 1 से इसको करेंगे, फिर n से इसको करेंगे, तो यहाँ से आपका n का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वीडियो बड़ा हो चुका है, तो मैं बारी बारी से करके दिखाता। बेसिकली सॉल्यूशन ऊपर में मैंने किया है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, n आएगा 1, यानी अप क्वार्क इसमें कितना हो गया, इसमें अप क्वार्क हो गया 1। डाउन कितना हो जाएगा, डाउन क्वार्क हो गया इसके अंदर कितना, 3 - n, यानी 3 - 1 यानी 2। तो एक प्रोटॉन कुछ इस तरह का दिखेगा, पिक्टोरियल लिखेंगे, 2 अप क्वार्क निकला था वहां, तो यू, यू और फिर डी। और एक न्यूट्रॉन को अगर हम n से डिनोट करें तो वो किस तरह का दिखेगा, एक न्यूट्रॉन में एक ही अप क्वार्क है, तो यू और फिर 2 डाउन क्वार्क, तो डी, डी, इस तरह से। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और क्लैरिटी के लिए